हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमराम कोहली आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वहाँ है जल यानी कि वाटर। तो आज हम वाटर पे अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को समझने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहे और वीडियो आपको आखिरकार अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद। तो अब हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है। नमस्ते सर जी। नमस्ते बेटा। सर जी, आपसे मुझे एक क्वेश्चन है, क्या आप मुझे आंसर बताओगे? हाँ, ज़रूर बेटा। तो सर जी, मेरा क्वेश्चन यह है कि अन्य ग्रहों की अपेक्षा पृथ्वी पर ही जीवन क्यों पाया जाता है, बाकी ग्रहों पर क्यों नहीं पाया जाता? तो बेटा, इसका कारण यह है कि यह जीवन के लिए आवश्यक कारक ताप, जल व भोजन उचित मात्रा में उपलब्ध है। पृथ्वी पर उपलब्ध सभी प्रकार के जीवों की मूल आवश्यकता के लिए सूर्य से प्राप्त ऊर्जा चाहे स्थल, जल एवं वायु संपदा के रूप में उपस्थित है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि पृथ्वी पर अन्य ग्रहों की अपेक्षा जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ पर 75% जल विद्यमान है। ठीक है बेटा। तो सर जी, ये जल क्या है? जल बोले तो मैंने सुना है कि जल को पानी भी कहते हैं, तो ये है क्या? बेटा, जल एक द्रवित पदार्थ है जो पृथ्वी के जलमंडल में ही पाया जाता है। ठीक है बेटा। तो सर, ये जलमंडल क्या है? पृथ्वी का जल से ढका हुआ भाग जलमंडल कहलाता है। पृथ्वी का जल से ढका हुआ भाग क्या कहलाता है? जलमंडल कहलाता है। पृथ्वी के लगभग 75% भाग पर जल है। जल भूमिगत रूप में भी पाया जाता है, यानी कि जमीन के अंदर भी पाया जाता है। जीवों को जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है। ठीक है बेटा। तो सर, जीवों को जल की आवश्यकता क्यों होती है? ऐसा क्या है जल में जिससे जीवों के लिए यहाँ एक आवश्यक तत्व है, आवश्यक पदार्थ है? बेटा, सभी प्राणियों को जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि सजीव की सभी कोशिकीय प्रक्रियाएं जलीय माध्यम में होती है। सभी प्रतिक्रियाएं जो हमारे शरीर में या कोशिका के अंदर होती है वे जल में घुले हुए पदार्थों में होती है। शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पदार्थों का संवहन घुली हुई अवस्था में होता है। इसलिए जीवित प्राणी जीवित रहने के लिए अपने शरीर में जल की मात्रा को संतुलित बनाए रखता है। अतः जीवों को जीवित रहने के लिए शुद्ध जल की आवश्यकता होती है। ठीक है बेटा, ये आपको समझ में आ गया? बेटा, जीवन के लिए जल अनिवार्य है। सर, जीवन के लिए जल क्यों अनिवार्य है? बेटा, जीवन के लिए जल जरूरी है, बहुत जरूरी है। बेटा, इसी टॉपिक पर अब आपको बताएंगे जॉय सर। ठीक है। क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में जल के निम्न उपयोग है। जल एक अद्भुत द्रव्य है जिसमें कार्बनिक पदार्थों को विलय करने की शक्ति होती है। हमारे शरीर में या कोशिकाओं में सभी प्रतिक्रिया जल के घुले हुए पदार्थों में ही होती है। ठीक है बेटा। और जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं में स्थलीय जीव जंतु और पौधे जल का उपयोग करते हैं। स्थलीय जीव जंतु और पौधे जल का उपयोग करते हैं। हमारे शरीर की सभी कोशिकीय प्रक्रियाएं जलीय माध्यम में होती है। शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पदार्थों का संवहन घुली हुई अवस्था में होता है। इसलिए जीवित प्राणी रहने के लिए अपने शरीर में जल की मात्रा को संतुलित बनाए रखते हैं। जल जंतु पौधे हेतु आवास का कार्य भी करता है। अतः जीवन में जल का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है बेटा। तो सर, ये जल पानी ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो बेटा, जो सतही जल होता है, जो सतह के ऊपर जल होता है, उसका वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण कैसे होता है? सूर्य के प्रकाश के कारण वाष्पीकरण होता है और उसकी जो भाप निकलती है वहाँ वायुमंडल में चली जाती है। वायुमंडल में चली जाती है तो भाप का बूंद बन जाती है और कई सारी बूंदें मिलकर के बड़ी बूंद बन जाती है
और बड़ी बूंदों से मिलकर बादल बन जाता है। ठीक है बेटा, और उस बादल से फिर वर्षा होती है। ठीक है, ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गया। तथा वाष्पित जल वायुमंडल में ठंडा होकर बादल व जल के रूप में संघनित होकर वर्षा, हिम, ओस व ओलों के रूप में पुनः स्थलमंडल पर आकर जलाशय में पहुंच जाता है, यानी कि बारिश होती है। ठीक है बेटा। और बेटा आपको मालूम है कि पेड़ पौधे किससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं? तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो जैसे कि हरे पौधों की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर अपना भोजन सवयं बनाते हैं। तो इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो बेटा जब पेड़ पौधों के अंदर पानी अधिक हो जाता है तो वहाँ उनके पत्तियों से पानी बाहर आ जाता है और फिर भाप बनकर आसमान में उड़ जाता है, जिसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। और उसी वाष्प से फिर वो वही होता है कि बादल बनते हैं और उस बादल से फिर जलाशय में पानी आता है। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गया। तो बेटा आपको अगर इस प्रकार से समझ में ना आए तो एक सिंपल तरीका बताता हूँ कि जैसे कि अपन किसी तपेले में या पतीले में पानी को गर्म करते हैं, पानी को गर्म करते हैं ना, तब उसकी भाप बनती है। तो आपने कभी सोचा कि वहाँ भाप कहाँ पे जाती है? वहाँ भाप वायुमंडल में जाती है और उसी भाप से मिलकर के बूंद बनती है और उन्हीं बूंदों से बहुत बड़ी बड़ी बूंदें बनती है और बड़ी बड़ी बूंदों से बादल बनते हैं और फिर वही बादल स्थलमंडल पर बरसात करते हैं। ठीक है बेटा, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और बेटा बारिश होने के बाद या फिर कभी भी जैसे भूमिगत जल होता है ना, उसको हम शुद्ध करके फिर उसको हम काम में लेते हैं, या किसी भी जैसे पीने का काम, कोई भी जीवन के कई जीव होते हैं ना, उनके कई क्रियाकलाप होते हैं, उनमें काम लेते हैं पानी का। ठीक है बेटा। तो बेटा जॉय सर आपको बताएंगे जल चक्र के बारे में। ठीक है, ठीक है सर जी, बताओ जल चक्र क्या होता है? तो बेटा जल चक्र वह होता है जो जैसे पृथ्वी पर उपस्थित जल का 97% जल समुद्र में उपस्थित लवणीय जल है। 97% जल कैसा है? लवणीय जल, यानी कि वो खारा जल है। और 2% पहाड़ों व ध्रुवों पर बर्फ के रूप में जमा है। 1% जल ही जल चक्र के रूप में जीवों के उपयोग हेतु उपलब्ध है, यानी कि जो जीवों के काम में आ सके। पृथ्वी पर स्थित जलाशयों से जल वाष्पित होकर वायुमंडल में जाता है तथा वायुमंडल में ठंडा होकर बादल व जल के रूप में संघनित होकर वर्षा, हिम, ओस व ओलों के रूप में पुनः स्थलमंडल पर आकर जलाशय में पहुंच जाता है, यानी कि बारिश होती है। ठीक है बेटा। घुलने वाले खनिजों से होकर जब जल गुजरता है तब इनमें से कुछ खनिज जल में घुल जाते हैं। इस प्रकार नदी बहुत से पोषक तत्वों को सतह से समुद्र में ले जाती है और इनका उपयोग समुद्री जीव जंतुओं द्वारा किया जाता है। तो यह है हमारा जल चक्र। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गया। अब डिटेल में बता दीजिए कि बादलों का निर्माण कैसे होता है। बेटा दिन के समय जब जलीय भाग गर्म हो जाते हैं तब बहुत बड़ी मात्रा में जलवाष्प बन जाती है और यह जलवाष्प वायु में प्रवाहित हो जाती है। जलवाष्प की कुछ मात्रा विभिन्न जैविक क्रिया के कारण वायुमंडल में चली जाती है। यह वायु भी गर्म हो जाती है। गर्म वायु अपने साथ जलवाष्प को लेकर ऊपर की ओर उड़ जाती है। यह वायु ऊपर पहुंचकर फैलती है या ठंडी हो जाती है। ठंडा होने के कारण हवा में उपस्थित जलवाष्प छोटी छोटी जल की बूंदों में संघनित हो जाती है, जिन्हें बादल कहते हैं। जल का यह संघनन सहज होता है। यदि कुछ कण नाभिक के समान कार्य करके अपने चारों ओर बूंदों को एकत्र होने देते हैं। सामान्यतः वायु में उपस्थित धूल के कण तथा दूसरे निलंबित कण नाभिक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है बेटा। सर क्या वर्षा हमेशा बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ होती है? नहीं, वर्षा हमेशा बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ नहीं होती है। ठीक है।
तो सर जी, किस मौसम में सर्वाधिक वर्षा बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ होती है? बेटा, जून जुलाई तथा अगस्त में ग्रीष्मकालीन मानसून के समय सबसे अधिक वर्षा बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ होती है। ठीक है बेटा। सर, जल चक्र के क्रम में जल की कौन कौन सी अवस्थाएं पाई जाती है? जल चक्र के क्रम में जल पहले वाष्प में बदलता है, फिर संघनित होकर वर्षा के रूप में पुनः पृथ्वी की सतह पर गिरता है और अंततः बहता हुआ नदियों के द्वारा समुद्र में चला जाता है, जहाँ से पुनः वाष्पित होता है। इस प्रकार जल चक्र चला रहता है। ठीक है। तो सर, आपने बताया कि पेड़ पौधों के कारण भी वर्षा होती है, तो जलीय स्रोत की गुणवत्ता में जंगल का योगदान भी तो बता दीजिए। हाँ जरूर। जंगल जल स्रोतों का पुनः पूरण के लिए भी आवश्यक है। जंगल जल स्रोतों के पुनः पूरण के लिए भी आवश्यक है। यह वाष्पोत्सर्जन द्वारा व जल चक्र द्वारा भूमिगत तथा पृथ्वी के ऊपर के जल स्रोतों को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन क्षेत्र के पौधों की जड़ों के माध्यम से जल भूमि के अंदर प्रवेश कर जल स्रोतों के स्तर को बढ़ाता है। इस प्रकार वन वृक्ष वर्षा को आकर्षित करते हैं, जिससे हमारे जल स्रोतों का पुनः पूरण होता रहता है। ठीक है बेटा। तो बेटा, ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया है। आपका टॉपिक क्लियर हो गया है। तो अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, अब उनके सिर्फ आंसर बताना। ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है, जल चक्र का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन नंबर ए वाष्पन क्रिया, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण क्रिया, ऑप्शन नंबर सी वर्षा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल चक्र का मुख्य घटक है, इसमें तो वाष्पन क्रिया भी है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी है, वर्षा भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है सर। हमारा अगला सवाल है, वह है कि मतलब पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ किस क्रिया से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी उस क्रिया को क्या कहते हैं जिससे वहाँ अपना भोजन प्राप्त करते हैं? अरे अभी थोड़ी देर पहले तो सर ने बताया था, क्या था? अरे हाँ, प्रकाश संश्लेषण। तो सर, क्या प्रकाश संश्लेषण सही है आंसर? हाँ, ये आंसर तो सही है, लेकिन एक और क्वेश्चन है कि क्वेश्चन यह है कि समुद्र में कैसा जल पाया जाता है? ऑप्शन है ए नंबर उदासीन, बी लवणीय, सी मीठा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या था? मुझे मालूम तो था और अभी भी सर ने बताया भी था। इसका आंसर उदासीन तो नहीं है, मीठा भी नहीं है, हाँ लवणीय। सर इसका आंसर है लवणीय। तो बेटा, अब ये टॉपिक तो हो गया हमारा ख़त्म। ठीक है। थैंक यू सर जी मेरे डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।